अब बात करते हैं कि बेल कोलेमैन साइकिल या रिवर्स जूल साइकिल, जो हमारा एज पर हमारा सिलेबस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस भी आपको आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मोस्टली, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर रेफ्रिजरेशन, एयर का रेफ्रिजरेशन क्या केवल रिवर्स ब्राइटन से किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक साइकिल और हम लोगों ने पढ़ा था, रिवर्स कैरनॉट, याद है? रिवर्स कैरनॉट मैंने आपको 2 बार पढ़ाया था। एक बार वीसीआर जब पढ़ा रहा था तब पढ़ाया था, एक बार उससे पहले मैंने पढ़ाया था जहां पर मैंने बोला था ये आइडियल गैस ट्रीट करके ले रहा हूं, तो ClN(V2/V1) करके हम लोगों ने देखा था, P1 V1 ln V2/V1 सारा चीज डिराइव करवाया था मैंने, TL/TH - TL उसका COP आया था। तो वो भी तो एयर कूलिंग के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन बात आती है कि क्या यूज कर रहे हैं? नहीं भाई, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल साइकिल नहीं है। जो कैरनॉट साइकिल है, रिवर्स कैरनॉट, वो प्रैक्टिकल साइकिल नहीं है, वो उसका यूज नहीं कर रहे हैं। आप कहो कि क्या ऐसी 2 साइकिल्स बताओ जिस पर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज किया जा सकता है, या ऐसा जो जिसका प्रिंसिपल है वो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बिहाफ पे है। तो मेरे पास 2 साइकिल है, एक तो रिवर्स ब्राइटन है, एक तो रिवर्स कैरनॉट है, जो कि कंपैरिजन पर्पज के लिए होता है, और दूसरा बेल कोलेमैन साइकिल है, जिसको रिवर्स्ड जूल साइकिल भी बोलते हैं या रिवर्स ब्रेटन साइकिल भी बोलते हैं। तो हमारे पास 2 साइकिल है, रिवर्स कैरनॉट भी यूज कर सकते हैं, रिवर्स ब्रेटन या फिर रिवर्स जूल साइकिल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो रिवर्स कैरनॉट है ये पॉसिबल नहीं है। आइसोथर्मल, मैंने लिमिटेशंस बताए थे इसके कि क्यों ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है और वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कैरनॉट में, जो चीजें नहीं हो सकती हैं। रिवर्सिबल साइकिल बनाना ही पॉसिबल नहीं है, और बाकी कुछ भी कर लो, रिवर्सिबल साइकिल बनाना ही पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो इस नाते हम रिवर्स का प्रैक्टिकली रिवर्स कैरनॉट यूज नहीं कर सकते, इस नाते इसका यूज किया जाता है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल। जैसे पावर साइकिल को किससे कंपेयर करते हो? कहोगे कि सर कैरनॉट साइकिल से। उसी तरह से रेफ्रिजरेशन साइकिल को किससे कंपेयर करोगे? रिवर्स कैरनॉट से। किससे? रिवर्स कैरनॉट से। तो ऐसा कौन सा साइकिल है जिसका यूज करते हैं हम लोग एयर रेफ्रिजरेशन में? तो आंसर होगा बेल कोलेमैन साइकिल या रिवर्स्ड जूल साइकिल या रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब हमारे पास 2 साइकिल थे, लेकिन इसमें इस चैप्टर में हम लोग किसके साथ डील करेंगे? वी विल डील विद रिवर्स्ड जूल साइकिल ओनली। वी विल डील विद रिवर्स्ड जूल साइकिल ओनली। क्लियर है? रिवर्स्ड जूल साइकिल यानी कि बेल कोलेमैन साइकिल, यानी कि किसके साथ डील करेंगे? बेल कोलेमैन साइकिल। रिवर्स कैरनॉट के साथ हम लोग डील नहीं करेंगे, इसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और मैंने बताया था कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इस नाते इसका यूज नहीं करेंगे। इस चैप्टर में जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो बेसिकली क्या है? रिवर्स्ड जूल साइकिल या बेल कोलेमैन साइकिल या रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल। इसके 3 नाम हो सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। सेम सिमिलर मीनिंग है, सब सेम साइकिल है। चलिए, अब ये हमारा है सिंपल गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये हमारा क्या है? गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब इसके प्रोसेस को समझते हैं। प्रोसेस को देखिए, यहां पे 1 to 2 क्या है? देखो कंप्रेसर लगा हुआ है। 1 to 2 क्या है? कंप्रेसर। तो कहोगे कि सर जो 1 to 2 है ना, 1 to 2 ये है कौन सा प्रोसेस? ये देखो 1 to 2 क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन इन अ कंप्रेसर। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन इन अ कंप्रेसर। अच्छा देखो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मीनिंग क्या हुआ? कहोगे कि सर जो चेंज इन एंट्रोपी होता है ना, ds, उसको मैं लिखता हूं डेल्टा Q बाई टी प्लस एंट्रोपी जनरेशन। और मैंने बताया था कि एंट्रोपी जनरेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है या 0 हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है। निगेटिव नहीं हो सकता है। ये पॉजिटिव किसके लिए होता है बच्चा? इर्रिवर्सिबल। कैसा इर्रिवर्सिबल? इंटरनल इर्रिवर्सिबल। अगर कोई इंटरनली इर्रिवर्सिबल रहा, इंटरनल इर्रिवर्सिबल। अब बताओ ये साइकिल क्या इंटरनली इर्रिवर्सिबल है? देखो इर्रिवर्सिबल, आप चाहो तो इसको मैं पूरा लिख रहा हूं, बस
मीनिंग समझ लो बस, इरिवर्सिबल, इंटरनली इरिवर्सिबल। अब मैंने एज्यूम किया है, एजम्पशन में मैंने क्या लिखा था कि जो प्रोसेसेस हैं वो इंटरनली रिवर्सिबल है। तो प्रोसेस इंटरनली रिवर्सिबल है सिंस प्रोसेस हमारे क्या है बच्चा, प्रोसेस आर इंटरनली रिवर्सिबल, देयर प्रोसेस आर इंटरनली रिवर्सिबल। तो एंट्रोपी जनरेशन क्या हो जाएगा बच्चा, कहोगे सर इंटरनली रिवर्सिबल के नाते 0 हो गया। अब बताओ अगर वो एजम्पशन में नहीं लिखा होता तो आप यहां पर एसजन 0 कर पाते, नहीं कर पाते। इस नाते एजम्पशन बहुत जरूरी है। ओके, सो हमने एसजन को 0 कर दिया। एसजन मतलब समझ रहे हो, एंट्रोपी जनरेशन। क्यों 0 हुआ बच्चा, क्योंकि साइकिल इंटरनली रिवर्सिबल है। अगर इरिवर्सिबल होता तो ये पॉजिटिव होता। ठीक है, यहां पर देखो ये लिखा हुआ था रिवर्सिबल। ओके, बढ़िया। कहोगे सर एडियाबैटिक का क्या मीनिंग है, अरे यार एडियाबैटिक का मीनिंग है डेल्टा क्यू, हीट ट्रांसफर हमारा 0 हो जाएगा। एनर्जी इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट इज 0। ठीक है, तो डेल्टा क्यू 0 होने के नाते ये अंश वाला टर्म 0 हो गया, न्यूमरेटर 0 हो गया। तो ये बन गया 0 + 0 बराबर 0, यानी कि S2 - S1 बराबर 0। तो यानी कि S2 बराबर क्या हो गया बच्चा, S1 हो गया। यानी कि प्रोसेस क्या हो गया, आइसेंट्रोपिक हो गया, आइसेंट्रोपिक हो गया या आइसोट्रोपिक। ठीक है, आइसेंट्रोपिक या आइसोट्रोपिक। तो यानी कि एंट्रोपी रहेगा कांस्टेंट। एंट्रोपी यानी कि जब कंप्रेशन करोगे ना बच्चा, अगर 1 से 2 कंप्रेशन कर रहे हो तो कहोगे कि सर S1 बराबर S2 रहेगा। S1 बराबर क्या रहेगा, S2। क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। वो प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो यानी कि जहां भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक लिखा हुआ है इसको हम लोग दूसरे नाम से कह सकते हैं कि ये प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है। ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ओके, यहां देखिए, तो 1 से 2 क्या हो गया, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक, 2 to 3 क्या होगा, ये बेटा है, ये बच्चा है हीट एक्सचेंजर। ये बच्चा क्या है, हीट एक्सचेंजर। और ये भी है, ये ऑपरेट करता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पर, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। समझ पा रहे हो, यानी कि अगर ये 2 से 3 हो रहा है तो मुन्ना जो प्रेशर P2 पर होगा वही प्रेशर आपके P3 पे होगा। आप कहोगे कि सर P2 बराबर P3। अगर आप ये डायग्राम सोच रहे हो कि डायग्राम कहां से आया, तो आप अभी ऐसे रहने दो। इसका एक एक लाइन में बताऊंगा कि कौन सी लाइन क्यों जा रहा है, क्यों कर्व्ड होगा या स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अभी आपको ये चीज देखने की जरूरत नहीं है, अभी बस इस प्रोसेस को समझो। तो 2 to 3 क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या हुआ, प्रेशर कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम क्या था, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक। तो क्या बोल सकते हो कि आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन है, हीट को ट्रांसफर कर रहा है ना, हीट को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। तो क्या बोल सकते हो कि जो 2 to 3 है ये रिवर्सिबल होगा कि नहीं, इंटरनली रिवर्सिबल है। तो कहोगे सर जो 2 से 3 है इस प्रोसेस का नाम रटना नहीं है, इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, कहोगे किस तक, इस प्रोसेस का नाम होगा, पहली बात साइकिल चूंकि इंटरनली रिवर्सिबल है तो यानी कि रिवर्सिबल टर्म यूज करना पड़ेगा, और कांस्टेंट प्रेशर है तो आइसोबैरिक टर्म यूज करना पड़ेगा, और चूंकि हीट रिजेक्ट हो रहा है सराउंडिंग में तो हीट रिजेक्शन करना पड़ेगा। यानी कि 2 to 3 जो प्रोसेस है, 2 to 3 प्रोसेस है, इसमें पहली बात तो रिवर्सिबल हुआ, तो कहोगे रिवर्सिबल, कांस्टेंट प्रेशर है, आइसोबैरिक या आइसोपेस्टिक। इसका आइसोबैरिक या आइसोपेस्टिक भी तो बोल सकते हो, आइसोपेस्टिक भी तो बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ा ना है। 3 नाम होते हैं, आइसोबैरिक, आइसोपेस्टिक या फिर कांस्टेंट प्रेशर, है ना। तो रिवर्सिबल आइसोबैरिक हीट का क्या हो रहा था, एब्जॉर्प्शन हो रहा था कि रिजेक्शन, रिजेक्शन, बाहर निकल रहा था हीट। तो हमारा 2 से 3 प्रोसेस हुआ आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन। अच्छा, अब देखो आइडियल गैस है ना, आइडियल गैस है ना, तो PV बराबर mRT, PV बराबर mRT। देखो ध्यान से समझो, m क्या है मुन्ना, m है बच्चा कांस्टेंट, कांस्टेंट कहां से पता चला, एजम्पशन लिया था, फिक्स्ड मास। एजम्पशन का देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और एजम्पशन में मैंने बोला था फिक्स्ड मास और दूसरा बोला था आइडियल गैस।
तो बिना आइडियल गैस एजम्पशन के लिख सकते थे क्या? नहीं लिख सकते थे, इस नाते एजम्पशन बहुत जरूरी है। तो ये कांस्टेंट हो गया। कहोगे कि सर जब फिक्स्ड मास है तो उसमें कोई ना कोई एक गैस होगा, इसके केस में हमारे पास एयर है, तो कहोगे कि सर ये वाला भी तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि Cp और Cv दिया रहेगा तो Cp माइनस Cv बराबर R निकाल लेंगे, और नहीं दिया रहेगा तो 0.287 कंसीडर कर लेंगे। समझ पा रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये भी कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ? सर Pv ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बढ़िया बात। तो बच्चा प्रेशर भी तो कांस्टेंट है, समझ पा रहे हो? प्रेशर क्यों कांस्टेंट है? आइसोबैरिक प्रोसेस है। बढ़िया। तो कहो कि सर कहीं ना कहीं वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड है। वॉल्यूम किस पे डिपेंड है? टेम्परेचर पर। क्लियर है? अब आप बताओ, हीट हो रहा है रिजेक्शन, हीट हो रहा है रिजेक्शन, तो टेम्परेचर करेगा डिक्रीज। हीट हो रहा है रिजेक्शन तो टेम्परेचर करेगा डिक्रीज। आप कहोगे सर किसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है? बच्चा रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। किसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है? रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। समझ पा रहे हो? तो जब मुन्ना टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अब ध्यान से समझो, इसमें देखो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब बताओ मुझे फटाफट। कहोगे सर प्रेशर तो आइसोबैरिक है ना, तो प्रेशर तो रहेगा कांस्टेंट, सी लिख दिया, सी मतलब कांस्टेंट। सर वॉल्यूम ना, देखो हीट रिजेक्शन हो रहा था तो टेम्परेचर घट रहा था, तो टेम्परेचर क्या हुआ? डिक्रीज। तो ओके, मैं लिख दे रहा हूं डी। ठीक है, आगे मैंने पूरा टेबल बनाया है, लेकिन आपको टेबल रटना नहीं है कि मतलब आप टेबल रट लो, टेबल को रटना नहीं है। टेम्परेचर क्या हो गया मुन्ना? डिक्रीज। अच्छा, जो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो क्योंकि वॉल्यूम हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा? कहोगे सर वॉल्यूम भी होगा डिक्रीज। अच्छा, एंट्रोपी क्या होगा? कहोगे सर एंट्रोपी हमें कुछ नहीं पता, हमें बस इतना सा पता है कि ds बराबर डेल्टा क्यू बटे टी। ये वो चीज है जो वैलिड है केवल इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल के लिए। अब एजम्पशन के पास जाओ, उससे पूछो कि क्या साइकिल रिवर्सिबल है? ये कहेगा कि भाई रिवर्सिबल होने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे इतना बता दो कि इंटरनली रिवर्सिबल है कि नहीं। कहोगे हाँ, क्योंकि साइकिल के एजम्पशन में मैंने एक साइकिल में जब मैं पढ़ा रहा था उसमें मैंने एक एजम्पशन माना था कि साइकिल हमारा क्या है? इंटरनली रिवर्सिबल है। तो ये इक्वेशन वैलिड है कि नहीं? वैलिड है। ये बच्चा कोई जरूरी नहीं कि साइकिल कंप्लीटली रिवर्सिबल हो। अगर कंप्लीटली रिवर्सिबल होता तो इसको केवल कार्नाट साहब के लिए लगा सकते थे। ये इक्वेशन इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल के लिए वैलिड है, इस नाते इस इक्वेशन को हम लोग यहां पर यूज किए हैं। क्लियर है? और ये डेल्टा क्यू बटे टी, ds बराबर डेल्टा क्यू बटे टी। कहोगे कि सर क्या ये साइकिल के लिए वैलिड है? ये साइकिल के लिए वैलिड नहीं है, ये प्रोसेस के लिए वैलिड है। ये किसके लिए वैलिड है? प्रोसेस के लिए वैलिड है। ये किसके लिए वैलिड है? प्रोसेस के लिए वैलिड है। नहीं तो हमने इसका इक्वेशन यूज किया था वेपर कंप्रेशन में कि नहीं यूज किया था? वीसीआर में, याद है? वीसीआर में यूज किया था। और वीसीआर तो इंटरनली रिवर्सिबल, इंटरनली इरिवर्सिबल साइकिल है, तो इसको यूज कैसे कर पाते? नहीं कर पाते। क्लियर समझ पा रहे हो? ये साइकिल के लिए नहीं, प्रोसेस के लिए। लेकिन वीसीआर में भी कुछ प्रोसेस ऐसे थे, मतलब थ्रॉटलिंग को छोड़कर सारे प्रोसेस जो इंटरनली रिवर्सिबल थे, इस नाते थ्रॉटलिंग को छोड़कर बाकी सारे प्रोसेस के लिए इस इक्वेशन का यूज मैंने किया था। इसमें जितने प्रोसेस हैं सारे के सारे इंटरनली रिवर्सिबल हैं, इस नाते इस इक्वेशन का यूज कर लूंगा। अब कहोगे कि सर हीट ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि सिस्टम से बाहर जा रहा है सराउंडिंग में, तो सर ये वाला तो निगेटिव होगा, डेल्टा क्यू क्या होगा? निगेटिव होगा। तो ds निगेटिव हो गया, मतलब एंट्रोपी क्या हो रहा है? घट रहा है। तो एंट्रोपी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। समझ पा रहे हो? प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, एंट्रोपी डिक्रीजेस। क्लियर है? रटना नहीं है कुछ भी, सब चीजें एकदम बहुत क्लियर है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको यहां पे याद करना है। ओके, आई थिंक 2 प्रोसेस हमारे क्लियर हो गए, प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 2 to 3। ठीक है? ओके, हम 2 to 3 आ गए। अब 3 से 4 जाओ, तो जो 3 से 4 भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, तो ये भी आइसेंट्रोपिक है। तो कहोगे कि सर जो S3 होगा ना, वो S4 के बराबर होगा। अच्छा, और एक्सपेंशन हो रहा है,
ये क्या है, टरबाइन में कैसा क्या हो रहा है, कहोगे सर एक्सपेंशन हो रहा है। तो जब एक्सपेंशन हो रहा है तो बताओ प्रेशर क्या होगा। अब देखो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, ये बताओ सर एक्सपेंशन हो रहा है मतलब एक्सपेंड कर रहा होगा, तो एक्सपेंड कर रहा होगा तो सर वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। अच्छा, एक्सपेंड कर रहा है तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा होगा, प्रेशर क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, है ना, प्रेशर भी क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। एंट्रोपी सर रिवर्सिबल एडियाबैटिक है ना, तो इस नाते एंट्रोपी रहेगी कांस्टेंट, ठीक है, और टेम्परेचर क्या कर रहा होगा, डिक्रीज। एक्सपेंशन है बच्चा, कंप्रेशन देखो देखो देखो, कंप्रेशन में देख लो सर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, इसका कंप्रेशन में, कंप्रेसर मतलब दबा रहे हो, संपीडक, कंप्रेसर का क्या मतलब होता है, संपीडक, दबाने वाला। तो जब दबा रहा है तो प्रेशर इंक्रीज करोगे। अच्छा, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, उसको दबा रहे हो तो कम वॉल्यूम में कर रहे हो, तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब दबाओगे तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंट्रोपी क्या रहेगा सर, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। क्यों एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। मेरे ख्याल से ये 1 से 2 हो गया, 1 से 2, 2 to 3 मैंने बता दिया, और ये कौन सा है, ये है बच्चा 3 से 4, 3 से 4। कोई चीज रटना नहीं है, अभी मैं इसको बताऊंगा। ये वाला डायग्राम जो है ना, अगर ये सारी चीजें आपके क्लियर है तो इस डायग्राम में कुछ है ही नहीं, एकदम बच्चों वाला खेल है, कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद 4 से 1 क्या होगा, 4 से 1 वही होगा जो 2 to 3 हो रहा था, रिवर्सिबल आइसोबैरिक, ध्यान से समझिए, हीट रिजेक्शन की एब्जॉर्प्शन, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो कहोगे सर जो प्रोसेस 4 to 1 होगा, रिवर्सिबल होगा, आइसोबैरिक होगा, हीट एब्जॉर्प्शन होगा। समझ पा रहे हो। अच्छा, कहोगे सर जब हीट एब्जॉर्प्शन होगा ना, तो देखो 3 to 4, देखो 4 to 1 हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं। देखो ये T4 है, ये T1 है, तो कहोगे सर 4 से 1 प्रोसेस का बता दो मुझे, प्रेशर बता दो, वॉल्यूम बता दो, टेम्परेचर बता दो, एंट्रोपी बता दो, ठीक है। मैं कहूंगा देखो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, अभी डिराइव करके मैंने बताया था। प्रेशर है मुन्ना कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि जो टेम्परेचर के साथ होगा वही किसके साथ होगा, वॉल्यूम के साथ होगा। टेम्परेचर के साथ जो होगा वही हमारा किसके साथ होगा, वही हमारा किसके साथ होगा, वॉल्यूम के साथ होगा। अच्छा, तो सर टेम्परेचर ना बढ़ रहा है, अच्छा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर क्या रहेगा, आइसोबैरिक है तो कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, हीट ऐड कर रहे हो, हीट ऐड कर रहे हो तो एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा। कहोगे सर कहां, देखो देखो एंट्रोपी यहां पर S1 है, यहां पर S4 है, तो देखो S1 की वैल्यू ज्यादा है S4 से ना, एंट्रोपी बढ़ रहा है, ठीक है। क्लियर होगा मेरे ख्याल से, सारे प्रोसेस का आपके साथ क्लियर। अब फिर से मैं बता रहा हूं, 1 से 2 क्या कहोगे सर, रिवर्सिबल है, एडियाबैटिक है, कंप्रेशन है, बढ़िया। 2 to 3 क्या है सर, रिवर्सिबल है, आइसोबैरिक है, हीट रिजेक्शन है, बढ़िया। 3 to 4 क्या है, रिवर्सिबल है, एडियाबैटिक है, एक्सपेंशन है इन टरबाइन, गुड। 4 to 1 क्या है, रिवर्सिबल है, आइसोबैरिक है, हीट एब्जॉर्प्शन है, क्लियर है, ओके। सो मेरे ख्याल से ये सब डाटा आपको क्लियर होगा, ये सारे प्रोसेस हो गए, ठीक है। 3 to 4 रिवर्सिबल है, एडियाबैटिक, एक्सपेंशन है टरबाइन में, 4 to 1 है, रिवर्सिबल है, आइसोबैरिक है, हीट एब्जॉर्प्शन है, हीट एक्सचेंजर में। इस प्रोसेस को लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल रटेंगे नहीं इसको। अच्छा, अब देखिए सेम चीजें याद रखो, प्रोसेस 1 से 2 क्या था, कंप्रेसर में रिवर्सिबल था, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल था, एडियाबैटिक, और जब रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो गया तो एंट्रोपी कांस्टेंट हो गया, आइसेंट्रोपिक हो गया, एंट्रोपी कांस्टेंट। अच्छा, 3 to 4 किस में था, टरबाइन में, वो भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक सर, उसमें भी एंट्रोपी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वेरी गुड, पक्का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो 1 से 2 पहले देख लेते हैं पूरा। सर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है ना, कंप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, दबा रहे हो तो वॉल्यूम क्या होगा सर, डिक्रीज होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसमें कोई रटना है, कुछ भी नहीं, सब चीजें हम लोगों ने पढ़ा। प्रोसेस 2 to 3 बताओ सर, आइसोबैरिक हीट का रिजेक्शन था, आइसोबैरिक हीट का रिजेक्शन था, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आया था। अब हीट का रिजेक्शन हो रहा था तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। सर टेम्परेचर वाली लाइन में देखो घट रहा है, तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसके लिए मुन्ना,
केवल आइडियल गैस की मैं बात कर रहा हूं, हर किसी के लिए वैलिड नहीं है। समझ पा रहे हो, हर किसी के लिए वैलिड नहीं, आइडियल गैस की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा सर एंट्रोपी क्या होगा? बच्चा हीट रिजेक्शन हो रहा था तो डेल्टा क्यू माइनस हो गया तो एंट्रोपी डिक्रीज हो गया, बढ़िया। टेम्परेचर के साथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। प्रेशर के साथ क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। आइसोबैरिक है, 3 से 4 बोलो, रिवर्सिबल एंट्रोपी जनरेशन। एडियाबैटिक यानी कि आइसेंट्रोपिक, कहोगे सर एंट्रोपी हो गया कांस्टेंट, बहुत अच्छा। फिर कहोगे सर चूंकि एक्सपेंशन हो रहा था ना तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, अच्छा। तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, प्रेशर भी एक्सपेंशन के नाते डिक्रीज हो रहा था, और वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। 4 to 1 देखो, आइसोबैरिक है तो प्रेशर कांस्टेंट है, हीट एब्जॉर्प्शन है तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। हीट एब्जॉर्प्शन एंट्रोपी क्यों इंक्रीज करेगा? कहोगे सर डेल्टा क्यू बटे टी, इतना ही क्यों? एंट्रोपी एसजेन वाला 0 हो गया, क्यों? इंटरनली रिवर्सिबल था। अब देखो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा कि नहीं, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो, सिस्टम पे हीट ट्रांसफर हो रहा है तो पॉजिटिव लिख लोगे। जैसे ये पॉजिटिव लिखोगे डीएस पॉजिटिव हो गया, मतलब एंट्रोपी बढ़ गया। टेम्परेचर के साथ क्या होगा यार? हीट ऐड कर रहे हो, वो भी सेंसिबल हीट, तो जैसे जैसे हीट ऐड करोगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। सर टेम्परेचर बढ़ गया, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ठीक है। यहां देखो डिक्रीज तो डिक्रीज, इंक्रीज तो इंक्रीज, किसके लिए वैलिड है? आइडियल गैस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये किसके लिए वैलिड है? आइडियल गैस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तभी ये वैलिड है, हर किसी के लिए वैलिड नहीं है। मेरे ख्याल से प्रोसेस में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, प्रोसेस आई थिंक इट विल बी वेरी क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए अब हम लोग देखते हैं फाइंड सीओपी ऑफ बेल कोलेमैन साइकिल। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं यहां पे आपको एक्चुअली बताऊंगा कि कहां क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे सीओपी कैलकुलेट करेंगे, ये सारा चीजें हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो हम लोग पहले साइकिल बनाएंगे, ठीक है, साइकिल बनाएंगे और फिर उनका पीवी और टीएस डायग्राम पे पहले साइकिल बनेगा, फिर उनका सीओपी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम लोग साइकिल बना लेते हैं, ठीक है। साइकिल बनाते हैं हम लोग, यहां पे हम लोग बनाते हैं साइकिल, ठीक। यहां पे स्पेस हमारे पास रहेगा, ये हमारा पीवी डायग्राम हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये हमारा पीवी डायग्राम, और अच्छा यहां पर हम लोग प्रोसेस देख लेंगे कि कौन सा प्रोसेस कैसे यूज करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो, याद है ये कौन सा प्रोसेस था सर? पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वी है, पीवी टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा ये कौन सा था? ये आपका सर पीवी टू दी पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस था। अच्छा ये वाला कौन सा था? ये वाला था आइसोथर्मल। ये कैसा था? आइसोथर्मल, ठीक। ये वाला कौन सा था? ये वाला सर था कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि ये प्रेशर वाली एक्सिस है, सॉरी ये आपका प्रेशर वाली एक्सिस है और ये वॉल्यूम वाली एक्सिस है, तो इस तरह से जाएगा तो कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन हो गई, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। अच्छा कांस्टेंट वॉल्यूम वाली लाइन कौन सी थी? ये वाली लाइन हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम वाली लाइन थी, ये वाली लाइन हमारा क्या था? कांस्टेंट वॉल्यूम वाली लाइन थी। अच्छा इस वाला कोऑर्डिनेट में ये ऐसे वॉल्यूम बढ़ रहा था, ये हमारा था कंप्रेशन का, सर ये वाला था कंप्रेशन का, ये वाला था एक्सपेंशन का, ये वाला किसका था? एक्सपेंशन का। चलो अब फटाफट डायग्राम बनाओ। देखो मैंने मान लिया, मैंने क्या अज्यूम किया, पहले क्या होता था? कंप्रेशन में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा था। अब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक लाइन, तो मैंने माना कि पहला स्टेट यहां पे था, ये पहला स्टेट 1 है, ठीक है। अब 1 से कंप्रेशन वाला लोगे, अब आपके पास ऑप्शन ये है, देखो
भाई जब ये पीवी टू दी पावर गामा है तो ये भी तो पीवी टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट है, यही तो एडियाबैटिक वाली लाइन है, रिवर्सिबल है और एडियाबैटिक है। रिवर्सिबल क्यों है? तभी तो पीवी डायग्राम पे ड्रॉ कर पाए, नहीं तो रिवर्सिबल नहीं होता तो पीवी डायग्राम पे ड्रॉ भी नहीं होता बच्चा, डॉटेड लाइन वाली आती। तो कहोगे कि सर अब ये बताओ कि मैं इस तरफ जाऊं कि इस तरफ, क्योंकि दोनों ही सेम लाइन है। अच्छा तो अब ये कंप्रेशन है ना, तो वॉल्यूम घट रहा होगा, तो वॉल्यूम घटना यानी कि ये वाला लो, ये वाला मत लो, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखो यहां पर वॉल्यूम कुछ और है, यहां पर वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसा है, ये बन गया 1 से 2। क्लियर है? इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है, ठीक है सर। तो यहां पे प्रेशर जो हो गया मुन्ना, यहां पे प्रेशर हो गया P1, ठीक है, और यहां पे प्रेशर हो गया P2, ठीक है, और यहां पे वॉल्यूम हो गया V1 और यहां पे वॉल्यूम हो गया V2। समझ पा रहे हैं? ये देखिए, लेट मी मेक इट बाय अनदर कलर। ओके, हियर एकदम बहुत अच्छे से इस चीज को समझिएगा, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल, इसमें कुछ नहीं। तो दिस इज V2, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया। मूव करिए, फिर रिवर्सिबल आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन। आप कहोगे कि सर मेरे पास जो चांस है, एक तो मैं 2 से इधर जा सकता हूं, एक मैं 2 से इधर आ सकता हूं। कोई कहेगा सर मैं इधर जा सकता हूं क्या, या ऊपर जा सकता हूं क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, ना तो तुम यहां आ सकते हो ना यहां आ सकते हो। क्यों नहीं आ सकते बच्चा? ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, तो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन तो ऐसे हॉरिजॉन्टल वाली जाएगी ना, तो ना तुम इधर जा सकते हो ना तुम इधर जा सकते हो। तो 2 चीज पहले खत्म हुआ, पहले 2 चीज खत्म करो। दिस इज 1 to 2, ये हमारा V1 था और ये हमारा क्या था, ये हमारा V2 था। यहां पे जो प्रेशर था ये हमारा था P1, यहां पे जो प्रेशर था P2। तो हम लोगों ने देखा था कि 2 से जो चांस है, या तो मैं इस तरफ जाऊं या तो इस तरफ जाऊं, ठीक है। इस तरफ नहीं आ सकता, इस तरफ नहीं आ सकता। क्लियर है? चलिए, तो ये वाला लाइन मैं हटा दिया, ठीक है, यहां नहीं आ सकता। ये वाला भी हटा दिया, यहां नहीं जा सकता। अब डिसाइड ये करो, मुझे बताओ कि आप 2 के बाद 3 नंबर इधर आएगा कि 3 नंबर इधर आएगा? कहोगे सर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर हो रहा है डिक्रीज, क्योंकि हीट का रिजेक्शन हो रहा है, तो वॉल्यूम को होना पड़ेगा डिक्रीज। तो यानी कि 2 से 3 इस तरफ नहीं आओगे, क्योंकि इधर जाओगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो यानी कि ये वाला प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हो? ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि अब मुझे इस तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं, देखते हैं। ये हमारा स्टेट हो गया 2, अब 2 से 3 आ जाओ, ठीक है। सपोज करिए 3 नंबर है। अब यहां पर हीट का क्या हो रहा है सर? हीट का हो रहा है रिजेक्शन। हीट का क्या हो रहा है बच्चा? हीट का हो रहा है रिजेक्शन। बढ़िया। यहां पर क्या था? ये है सर पीवी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ये कैसा था? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है। अब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन किसमें? टरबाइन में। तो एक्सपेंशन वाला था, तो एक्सपेंशन वाला कोऑर्डिनेट ऐसे करके बना था, याद है? ये एक्सपेंशन का था और ये कंप्रेशन का। तो एक्सपेंशन वाला इस तरफ आएगा, ठीक है। एक्सपेंशन वाला इस तरफ लेके आते हैं, और इस तरह से लेके आओगे कि जो प्रेशर है ना वो सेम रहे, कांस्टेंट प्रेशर। इसके बाद कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करना है ना, तो ये एक्सपेंशन हो गया। सर इसका कैसा होगा? ये भी पीवी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट मेंटेन करेगा, और ये भी पीवी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट मेंटेन करेगा। अभी मैं डायग्राम को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता हूं, तो मैं इस चीज को हटा दे रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, ओके। तो ठीक है, ये हमारा कहां हुआ सर? ये जो हुआ, ये हुआ हमारा किसमें? एक्सपेंडर में, टरबाइन में। दिस इज एक्सपेंडर
इसको एक्सपेंडर भी बोलते हैं या इसको टरबाइन भी बोलते हैं। ठीक है, एकदम बहुत अच्छे से समझिए। उसके बाद बच्चा पहुंचा हमारा 4 नंबर पे। कहोगे कि सर यहां पर जो प्रॉपर्टीज है, यहां पर प्रॉपर्टीज है ये है V4, ठीक है, और यहां पर जो प्रॉपर्टी है ये है सर V3, ठीक है। कहोगे सर जो P2 है ना वही P3 के बराबर है, जो P2 है वही P3 के बराबर, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और जो P1 है सर ये P4 के बराबर है। देखो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। अब यहां से यहां समझ पा रहे हो? कोई कहेगा सर मैं ऊपर जाना चाहूं जा सकता हूं? नहीं। नीचे? नहीं। पीछे? नहीं। क्यों नहीं पीछे जा सकते? क्योंकि अगेन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, भाई कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए लिखोगे तो कहोगे कि सर जो 4:1 लिखूंगा ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब 4:1 हो क्या रहा है सर? हीट ना, हीट देखो, हीट आ रहा है, हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। मैं लिख दे रहा हूं क्यू एब्जॉर्प्शन, क्यू एब्जॉर्प्शन, ध्यान से समझिए। तो 4:1 हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो 4 से 1 की तरफ ही जा सकता है, 4 से पीछे की तरफ नहीं आ सकता। मेरे ख्याल से ये साइकिल क्लियर होगा, ये साइकिल क्लियर होगा पक्का। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बात इसको देख लो। इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कुछ हम लोग देख लेते हैं जो आगे हमारे काम आएंगे। ये देखिए पहला इंपॉर्टेंट बात, यहां जो यहां देखिए 1 to 2 देखो, प्रोसेस 1 to 2। कहोगे सर ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था, तो सर जितना ये एरिया होगा ना इतना इसको काम देना पड़ेगा। अच्छा, कितना काम देना पड़ेगा? यहां पे देख लो, ये वाला एरिया जो होगा सर, ये वाला एरिया जो होगा यही इसका काम देना पड़ेगा, कंप्रेसर का वर्क। अगर मैं बोलूं तो ये है WC एरिया, समझ पा रहे हो ना? 1 2 से 2 डैश 1 डैश, ये पूरा कंप्रेसर का काम है। अच्छा सर बढ़िया। सर 2 to 3 वाला बताओ जरा। 2 से 3, ये मुन्ना 2 था और ये 3 था, 3 था, ठीक है। तो 2 से 3 में कितना एरिया आ रहा है? पॉइंट। 2 से 3 में कितना एरिया आ रहा है? इसको प्रेशर वाले एक्सिस पे प्रोजेक्ट करोगे तो लाइन का प्रोजेक्शन हमारा ऐसे करके देखोगे तो पॉइंट बनेगा, तो पॉइंट बनेगा तो एरिया कितना आ रहा है? सर एरिया आ रहा है 0, तो वर्क जो होगा 2-3 प्रोसेस में वो हो जाएगा 0। ये मेरे ख्याल से क्लियर है कि नहीं? 1 से 2 देख रहे हो, सिस्टम पे वर्क कर रहा, ये नेगेटिव होगा। अच्छा, इसकी वैल्यू कितना होगी? अगर अभी मैं कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिंपल तरीका वाला बता रहा हूं। कहूंगा सर बच्चा WC जो होगा H2 माइनस H1 होगा। अब स्मॉल लिखा हूं तो बच्चा समझ लो कि ये किलो जूल पर केजी की मैं बात कर रहा हूं, स्मॉल के किलो जूल पर केजी की बात कर रहा हूं। अच्छा, स्मॉल H स्पेसिफिक एंथैल्पी। अच्छा ठीक है सर, तो H2 माइनस H1 को क्या मैं स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इनटू T2 माइनस T1 नहीं लिख सकता हूं क्या? ठीक है, कोई कहेगा सर MCP वाला लिख लो, MCP ऑफ एयर इनटू फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर। भाई 1 kg के लिए लिख रहा हूं तो M तो 1 बन जाएगा ना, तो M बराबर CP एयर T2 माइनस T1। समझ पा रहे हो? कोई कहेगा सर ये कहां से फार्मूला आया? तो आप थर्मोडायनेमिक्स पे थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, वहां पर एक फार्मूला होता है TdS बराबर DH माइनस VdP। ये TdS इक्वेशन है। और इंटरेस्टेड बात ये है ना बच्चा, ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, समझ रहे हो? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड है, क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम दोनों के लिए वैलिड है। अब देखो DS हो गया 0, क्यों 0 हो गया? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था, तो DH बराबर क्या था? माइनस से DH बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज VdP। समझ पा रहे हो?
अब इसको मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये बहुत जरूरी नहीं है आपके लिए, आप बस इतना समझ लो। अच्छा, कहोगे सर एक और फार्मूला होता है, आप वो बताओ। अभी नहीं बच्चा, क्योंकि एनालिसिस हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं कंप्रेसर का वर्क एक और तरीके से अलग से कैलकुलेट करवाऊंगा, अभी उससे मुझे बहुत ज्यादा कैलकुलेट मत करवाओ, अदरवाइज एनालिसिस बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, 1 से 2 मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, 2 to 3 क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 3 to 4। बढ़िया, ये देखिए, कहोगे सर ये 3 से 4 हो गया, ये 3, ये 4 हो गया। अच्छा सर 4 से 1 कुछ इस तरह से गए थे। ओके, सो अब बताइए मुझे, कहोगे कि सर जो W34 होगा ये बेसिकली टरबाइन का वर्क है, और इसकी वैल्यू क्या होगा? कहोगे सर ये H3 माइनस H4 होगा किलो जूल पर केजी में। अच्छा ठीक है, तो कहोगे सर इसकी वैल्यू लिख लो। मैं कहूंगा ठीक है बच्चा, स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर और T3 माइनस T4, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दो, सोचो कि स्पेसिफिक हीट में CP एयर लिख रहा हूं, लेकिन कंप्रेसर के पहले टेम्परेचर कुछ और होगा, कंप्रेसर के बाद टेम्परेचर कुछ और होगा, तो टेम्परेचर चेंज हुआ लेकिन CP चेंज नहीं हुआ। कहां से फायदा मिला? एजम्पशन से। अगर एजम्पशन आपने नहीं माना होता तो ये लिख ही नहीं पाते, फिर आपको इधर हो सकता है गैस लिखना पड़ता, कहीं CP एयर लिखना पड़ता, कहीं गैस लिखना पड़ता, इस तरह से। तो एजम्पशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। W34 मेरे ख्याल से पता हो गया। फिर कहोगे सर W41 बता दो। यार इसको प्रोजेक्ट करो, कितना एरिया? पॉइंट का एरिया कितना? 0। समझ पा रहे हो? अब कहोगे कि सर इसको पूरा मिक्स कर दो, पूरा मिक्स कर दो। ये बताओ इसका एरिया कौन सा होगा? सर इसका एरिया ये होगा। इसका एरिया क्या होगा? ये होगा। ठीक, कौन सा एरिया? ये वाला। ठीक है, इसका एरिया कौन सा था? ये पॉइंट था। ठीक है, अच्छा तो ये बताओ ये क्या होगा? सर ये ना टरबाइन का वर्क होगा, टरबाइन का वर्क। और चूंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये एक्सपेंशन का केस है, तो सिस्टम के द्वारा किया गया होगा। ठीक है, पिछले वाले केस में देखो वॉल्यूम घट रहा है तो ये केस है कंप्रेशन का, तो सिस्टम पर किया गया होगा। कहोगे कि सर टोटल वर्क बता दो मुझे, तो मैं कहूंगा कि बच्चा जो टोटल वर्क होता है ना, पूरे साइकिल का वर्क जोड़ लो, पूरे साइकिल। तो W साइकिल, दिस इज पर साइकिल, वर्क डन पर साइकिल, एक साइकिल की मैं बात कर रहा हूं। तो कहोगे सर W12 प्लस W23 प्लस W34 प्लस W41। अच्छा फटाफट जीरो करते जाओ। किसको जीरो करोगे? सर 41 0, ठीक है, 23 0, बिल्कुल बढ़िया, समझ पा रहे हो? सर ये वाला बता दो। इसका वैल्यू मैंने बताया था बच्चा, CP एयर याद है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। और ये बताओ, अब ये दिस इज वर्क इनपुट टू कंप्रेसर। मैं आप देखो स्पेसिफाई कर रहा हूं, वर्क इनपुट पर साइकिल। अब देखो कंप्रेसर पे काम देना पड़ेगा और टरबाइन से काम लेना पड़ेगा, तो कंप्रेसर का जो माइनस जो टरबाइन दे रहा है आपको, वो बच जाएगा कि नहीं? मतलब जैसे सपोज करो 100 यूनिट देना पड़ता एक साइकिल में, तो उसमें से 90 कंप्रेसर को देना पड़ रहा है। मतलब देखो कुछ टरबाइन से हमें मिल रहा है, कुछ टरबाइन से हमें मिल रहा है, ठीक है, तो टरबाइन वाला हटा दो, तो लिखोगे सर CP एयर T3 यानी 3 माइनस 4। सर ये हो गया वर्क इनपुट, ये हो गया वर्क इनपुट। अच्छा बढ़िया है, ये देखो ये काम नेटवर्क पता चल गया, दिस इज फॉर 1 साइकिल। अरे यार मैं इसको और स्पेसिफाई करूं, ठीक है, इसको मैं कह सकता हूं कि किलो जूल पर केजी, ठीक है, पर साइकिल। लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है कि आप पर साइकिल भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक साइकिल के लिए है, अगर ऐसी 2 साइकिल होगी तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 साइकिल होगी तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, n साइकिल है तो n से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। लेकिन अभी मैं एक साइकिल की बात कर रहा हूं, एनालिसिस करना है, मैं एक साइकिल का एज्यूम करूंगा, मेरे लिए सिंप्लिसिटी रहेगा। मेरे ख्याल से नेटवर्क इनपुट पता चल गया, ठीक है। अच्छा वर्क इनपुट कितना होगा? अगर कोई मुझसे पूछे कि सर ये वाला जो आप बता रहे हो ना,
ये वैल्यू कौन सा एरिया होगा? तो मैं कहूंगा फटाफट आओ बच्चा, देखो इसमें से कौन सा घटाए हो? सर ये वाला घटाए हैं, तो बचेगा कितना? बचेगा ये मुन्ना, देखो देखो देखो, ये बचेगा, ये कौन सा बचेगा? ये वाला। अब आप इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, मैं बार बार डायग्राम ड्रॉ करूं वो सही नहीं है, मैं इस नाते इसमें बता दिया। ये वो यही वैल्यू कितना है? कहोगे कि सर यही वो वैल्यू है जो आपने लिखा है CP एयर T2 माइनस T1 माइनस CP एयर T3 माइनस T4। कहो सर काहे इतना झूठे का परेशान किए, इसका एरिया निकाल लो। इतना एरिया निकालना आसान बात थोड़े ना है, क्योंकि यहां पर PV टू दी पावर गामा बहुत जबरदस्त मैथमेटिक्स लगेगी। इसमें आप रेक्टेंगल ट्रायंगल थोड़ा ना बन रहा है कि आयत बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, इस तरह का कोई चीज बन रहा है कि आप इजिली निकाल पाओगे। मेरे ख्याल से ये वैल्यू निकालना आपको क्लियर हो गया होगा। कंप्रेसर वर्क निकालना पता हो गया, टरबाइन वर्क निकालना पता चल गया, ये पता चल गया कि 2, 3 और 4 से एक प्रोसेस ऐसे हैं जहां पर वर्क इनपुट नहीं होगा, 0 होगा। और वैसे भी ये हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर तो वर्क प्रोड्यूस नहीं करता, इस नाते वर्क आया है 0। अब मैं आपको PV, ये कौन से डायग्राम थे बच्चा? ये P और ये V, ये PV डायग्राम था। अब मैं ले चलता हूं आपको पास TS डायग्राम के पास। ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर होगा। चलिए फटाफट चलिए PV और TS में। ठीक, तो मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूं PV का और इससे ट्रांसफॉर्मेशन सिखाता हूं TS का। देखिए रफ डायग्राम मैं बना दे रहा हूं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए बढ़िया। अब बताओ, कहोगे सर टेम्परेचर एंट्रोपी है, ऐसा करो सर टेम्परेचर इधर रख दो, एंट्रोपी इधर रख दो, S इधर हो गया, टेम्परेचर इधर हो गया। बढ़िया। कहीं कहीं लोग 5 ही लेके चलते हैं, तो मुझे उससे परेशानी नहीं है, बस आप मीनिंग समझो कि क्या है। आप कोई किससे लेके चलता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस चीज से। कोई S से लिखे, कोई 5 से लिखे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? टेम्परेचर एंट्रोपी। आप कहोगे सर सबसे बड़ी जो परेशानी मेरे पास ये है कि मैं PV डायग्राम तो बार बार पढ़ा हूं, लेकिन TS डायग्राम में मुझे कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करना कोई कैसे आएगा? मुझे कांस्टेंट प्रेशर लाइन में ड्रॉ कैसे करूं? मुझे अब देखो सर आइसोथर्मल ये हो गया, आइसेंट्रोपिक वर्टिकल हो गया, अब बचा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस और कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैं सारे प्रोसेस आपको नहीं डिफाइन करवाऊंगा, नहीं तो अच्छा चलो ठीक है। तो अभी देखो, एक तो प्रेशर P1 बराबर P4 था, P1 बराबर क्या था मुन्ना? P4 था, और दूसरा सर P2 बराबर P3 था। P2 बराबर क्या था? P3 था। अच्छा ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं 2 प्रेशर लाइन बनेगी, एक P1 बराबर P4 का और एक P2 बराबर P3 का। अब आपको मैं सिखाता हूं कि कैसे कांस्टेंट प्रेशर लाइन TS डायग्राम पे बनाया जाता है। देखो देखो मैं लिख सकता हूं कि ठीक है, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देता हूं, डेल्टा Q बराबर du प्लस डेल्टा W। अच्छा, बाउंड्री वर्क। ठीक है, कहोगे सर जो डेल्टा Q है ना, इसको मैं TdS लिख सकता हूं। ठीक है, du को क्या लिख सकता हूं सर? CVdT लिख सकता हूं, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए या फिर PdV लिख सकता हूं। ये देखो वर्क हमारा क्या हो गया? PdV। अच्छा ठीक है, तो अब देखो PV बराबर mRT, ये किसके लिए बच्चा? आइडियल गैस, और ये है कांस्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन गुणे d ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन गुणे d ऑफ फर्स्ट बराबर, ये कांस्टेंट रह गया ऐसे, और ये हो गया dt, है ना? ठीक है, m हो गया 1, m हो गया 1, और कांस्टेंट रख दो r, ऐसे रख दो। ठीक है सर, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो dp होगा 0, ये भी बात सही है, तो ये वाला टर्म हो गया 0, तो PdV की जगह पे RdT लिख दो। बहुत बढ़िया, तो CVdT प्लस RdT लिख दो। अच्छा, अब देखो CV प्लस R dt हो गया। आपको पता है ना CP माइनस CV बराबर R, तो CV प्लस R बराबर क्या हो गया? कहोगे सर CP dt हो गया। अच्छा, तो TdS बराबर CP dt। अब देखो मुझे स्लोप चाहिए, तो dy बटे dx, तो dt बटे ds चाहिए, किस पे? कांस्टेंट प्रेशर पर। क्या आएगा? देखो dt बटे ds करोगे तो dt बटे ds कहां पर? कांस्टेंट प्रेशर पर, ये आएगा T बाई CP। समझ पा रहे हो? अब देखो कहीं ना कहीं जो dt बटे ds है ना बच्चा,
स्लोप है कांस्टेंट प्रेशर लाइन का, ये टेम्परेचर पे प्रोपोर्शनलिटी में है। यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो स्लोप भी हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, स्लोप भी हमारा इंक्रीज करेगा। ये समझ पा रहे हो आप? ये वाला चीज आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये कॉपी में नहीं लिखोगे। जो मैं प्रूफ करके समझा रहा हूं ये कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। आपको मैं पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम कैसे प्लॉट करते हैं इसको समझा रहा हूं। आप प्लॉट करेंगे सीधे, वहां पर ये जरूरी नहीं कि इसको प्रूफ करो, ये कोई कंपलसरी नहीं है। मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूं बस। अच्छा ठीक है सर, ऐसा करो आप कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनाओ। मैं कहूंगा सर ऐसे बना दो, बहुत आसान है। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अभी हमने क्या देखा, ये है T/Cp और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर कम है, यहाँ उससे ज्यादा, यहाँ उससे ज्यादा, यहाँ उससे ज्यादा, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर उतर रहा है तो उसका स्लोप भी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहां पर तो थीटा कांस्टेंट है, तो यानी कि ये गलत हो गया। ये लाइन हमारी क्या हो गई मुन्ना, गलत हो गया। ठीक है, तो कैसे करें सर? अब आप ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि आपके पास ये है कि ये लाइन कुछ ऐसा होना चाहिए। समझ पा रहे हो? अब देखो यहां का स्लोप अगर θ1 है और यहां का अगर स्लोप देखोगे तो ये θ2 है, तो देखो θ2 इज मोर देन θ1। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, स्लोप आपका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहां का देखो, यहां का स्लोप इतना है, ठीक है, θ3, तो ये θ3 और बड़ा है। समझ पा रहे हो? यानी कि ये वाला लाइन हमारा सही है। ठीक है, ये वाला लाइन हमारा क्या है, सही है। ठीक, ये देखिए, यानी कि ये कर्व्ड लाइन जाएगा। कैसा लाइन जाएगा? स्ट्रेट लाइन नहीं जाके कैसा लाइन जाएगा बच्चा, कर्व्ड लाइन जाएगा। तो ये मैं एक कर्व्ड लाइन बना दिया। तो कहोगे सर ये कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है, तो कहीं ना कहीं ये P1 बराबर P4 है। सर कौन सा प्रेशर, कौन सा प्रोसेस है? P1 बराबर P4। अच्छा, इसके ऊपर होगा P2 बराबर P3, क्योंकि इसकी वैल्यू P2 P3 ज्यादा है P1 P4 से ना। तो कहोगे कि सर इसको ऐसे बना दो। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे ये बाहर जा रहा है इनका डाइवर्जन बढ़ रहा है, इनका डाइवर्जन बढ़ रहा है। मतलब यहां पे देखो कम है डाइवर्जन, यहां पे ज्यादा है डाइवर्जन। क्लियर है? टेम्परेचर के नाते टेम्परेचर बढ़ेगा तो डाइवर्ज होता जाएगा, डाइवर्ज होता जाएगा। अच्छा ठीक है, अब देखो ये मेरे ख्याल से लाइन हो गई P2 बराबर P3 की, P2 बराबर P3 की, P2 बराबर P3 की। ठीक है सर, अब ऐसा करो 1 से 2 बनाओ, फटाक से 1 से 2 बनाओ। देखो 1 से 2, ठीक, 1 से 2। सर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। कैसा था बच्चा? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था। एंट्रोपी कांस्टेंट रहना चाहिए। एंट्रोपी कांस्टेंट होने के लिए वर्टिकल लाइन जाएगा कि नहीं, वर्टिकल लाइन जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो 1 से 2। देखो ये 1 नंबर हो गया, कंप्रेशन हो गया, ये हो गया 2 नंबर, और यहां पर कंप्रेसर का वर्क हो गया WC। समझ पाए? क्लियर है? कंप्रेसर का वर्क हो गया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। अच्छा ये देखो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही बनना चाहिए। ठीक है, अब 2 से 3 देखो, हीट का रिजेक्शन हो रहा था, हीट का क्या हो रहा था, रिजेक्शन हो रहा था। तो अब बताओ टेम्परेचर घटेगा कि नहीं? क्यों? अरे यार वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वॉल्यूम घट रहा है तो टेम्परेचर को भी घटना पड़ेगा। तो घट रहा है तो आप ऊपर नहीं जा सकते, आप नीचे आओ। ये देखो ये हो गया 3 नंबर। ठीक है, ये 2 to 3 ब्लैक कलर की लाइन हो गई, ये 2 to 3 ब्लैक कलर की लाइन हो गई। ठीक है सर 3 to 4 बताओ। 3 से 4 देखो एक्सपेंशन हो रहा है, आइसेंट्रोपिक। कहोगे सर 3 से 4 ये हो गया, ये 3 से 4 एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, और ये आपको मिलेगा, तो मैंने सिस्टम से बाहर जाती हुई लाइन एक WT बना दिया। अच्छा ठीक है भाई, वेरी गुड। अच्छा ठीक, अब कहोगे सर 4 से 1 जो लाइन है ना, 4 से 1 लाइन, ये 4 से 1 लाइन, ये क्या हो रहा है? यही हमारा हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या यही हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो रहा है। यही हमारा क्या हो रहा है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो रहा है। मेरे ख्याल से टीएस डायग्राम आपको क्लियर होगा। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, अब देखो ये क्लियर है कि नहीं? ये मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे देख लेते हैं। देखिए मैं इसको और बड़ा नहीं करूंगा, अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप
अगर डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, साइकिल कुछ भी हो, कोई भी साइकिल हो, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूअल साइकिल, जो मन करे सो हो, आपको पता होना चाहिए कि कैसे लाइन जाती है। ठीक है, कहोगे सर ये इंटरनली रिवर्सिबल है तो मैं ds को डेल्टा क्यू बटे टी लिख सकता हूं, हंसी खुशी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, तो कहोगे सर डेल्टा क्यू ना ये टी ds हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और टी ds क्या है सर? ये एरिया है, एरिया किसका? टीएस डायग्राम का। अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चा ये बताओ मुझे कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कौन सा एरिया है? कहोगे कि सर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वाला जो एरिया होगा ना, अब मैं टीएस डायग्राम में बना दे रहा हूं आपको। देखिए आप देखो 1 से 4 यही तो होगा, ये आप अलग से बनाएंगे, ठीक है, टीएस डायग्राम अलग बनाएंगे और ये जो अब की मैं बना रहा हूं ये अलग बनाएंगे। तो कौन सा एरिया होगा? ये देखो, ये वाला एरिया वो होगा, तो ये वाला एरिया होगा, मतलब देखो सपोज करो मैं इसको 1 डैश लिख दूं, यहां पे 4 डैश लिख दूं, तो ये चीज हमारा, ये वाला एरिया हमारा किसके बराबर हो जाएगा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के। क्योंकि सर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यस बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए काम का नहीं है, सो ओके ठीक है। सो यहां देखिए, आई थिंक 4 से 1 ऐसे गया था मैं, दिस इज 4, दिस इज 1। मैं थोड़ा सा और डायग्राम छोटे बनाता हूं क्योंकि सारे प्रोसेस हम यहां पे दिखा सके। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज 4, दिस इज 1, यही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था। ओके सर इसका ना आप एरिया निकाल दो। ठीक है, ये एरिया, ये वाला एरिया हो गया, इसका एरिया बताओ। सर ये वाला एरिया आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा। ठीक है, और ये अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, ये हमारा रेफ्रिजरेशन है, तो कहोगे सर इसकी वैल्यू बताओ मुझे। तो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो, मैं इसको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोल दूं, ठीक है, या इसको हीट QL बोल दूं, हीट एब्जॉर्प्शन QL, तो कहोगे सर इस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर T फाइनल, T फाइनल मतलब समझ रहे हो, यहां पे T1 टेम्परेचर है केल्विन में और यहां पे T4 टेम्परेचर है, तो कहोगे सर T1 माइनस T4, T1 माइनस T4। बहुत अच्छा, ठीक है सर 1 से 2 बताओ। 1 से 2 मुन्ना ये था ना, ऐसे वर्टिकल लाइन था, 1 से 2 वर्टिकल लाइन था, कहोगे सर कितना एरिया आएगा, इसका एरिया बताओ। ये देखो 0, मतलब जो Q1 से 2 है ना ये 0 है। वैसे भी एडियाबैटिक प्रोसेस था और ये क्या था, Q1 से 4, Q4 से 1, ये किसका है, Q41। समझ पा रहे हो? अच्छा ठीक है, ठीक है सर। इसी तरह से मैं एक लाइन और बना देता हूं इसी में, ठीक है, ये वाला लाइन याद है, ऐसे करके था, दिस आई थिंक इट वाज 3, हियर इट वाज 4, तो ये 3 से 4 था हमारा, तो यहां का जो एरिया आया ये वाला 0 हो गया। ठीक है, ये वाला एरिया भी हमारा 0 हो गया, तो यानी कि Q 3 से 4 भी हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। Q 3 to 4 हमारा 0 हो गया। अच्छा, अब एक और हमारा बना था मेरे ख्याल से 3 से 4, ये देखो ये हमारा 3 था, यहां पे 4 था, इसका एरिया प्रोजेक्ट करोगे तो ये बनेगा, इसका एरिया प्रोजेक्ट करोगे ये बनेगा। ठीक है, इसका ये देखो ये वाला एरिया बनेगा, दिस इज द एरिया। कहोगे इसका एरिया की वैल्यू क्या हो सकता है, बिल्कुल निकाल सकते हैं हम लोग, Q 3 to 4, या मैं इसको Q रिजेक्शन बोल दे रहा हूं, बराबर स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर। आप कहोगे कि सर मैं इनिशियल माइनस फाइनल लूं, यानी कि ये T4 हो गया और ये हमारा T3 हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि T4 माइनस T3 होगा कि T3 माइनस T4, तो जो डेल्टा Q होता है बच्चा, MC डेल्टा T होता है, और डेल्टा T होता है T फाइनल माइनस T इनिशियल, ये कई बार बता चुका हूं। लेकिन हीट का हो रहा है रिजेक्शन, तो यहां रखोगे निगेटिव, तो ये वाला निगेटिव होने के नाते ये Ti माइनस T फाइनल हो जाएगा, यानी इनिशियल टेम्परेचर T3 और फाइनल टेम्परेचर T4। तो यहां पे मैं लिखूंगा T3 माइनस T4। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा बच्चा किलो जूल पर केजी, इसका यूनिट होगा किलो जूल पर केजी। अब मेरे पास जिस तरह से मैंने सारे प्रोसेस में वर्क कैलकुलेट किया था, उसी तरह से सारे प्रोसेस में हीट कैलकुलेशन है।
देखो ये हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो गया, इसकी वैल्यू ये आया। ये हमारा कंप्रेशन के समय 0, एक्सपेंशन के समय 0, और एक प्रोसेस था जहां पर हमारा ये हीट का रिजेक्शन हो रहा था एम्बिएंट में। तो अब हमारे पास सारे डाटा हैं, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लें। जो हमारा टोटल हीट साइकिल का होगा, आप कहोगे सर ये 1 से 2 जोड़ लो, 2 से 3 जोड़ लो, 3 से 4 जोड़ लो, और 4 से 1 जोड़ लो। ठीक है, अब देखो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था, इसमें 0 मिल गया था, और 3 से 4 में 0 मिल गया था। यहां पे देख लो, आई थिंक हियर 1 से 2 0 मिल गया था, और 3 से 4 0 मिल गया था। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या था, इसकी वैल्यू 0 नहीं था, ये हमारा हीट का रिजेक्शन था, और ये हमारा हीट का एब्जॉर्प्शन था। और याद हो तो इसकी वैल्यू मैंने लिखा था Cp एयर, 2 से 3 था तो मैंने इनिशियल माइनस फाइनल लिखा था, हीट का रिजेक्शन हो रहा था, और ये वैल्यू लिखा था, इसकी वैल्यू बताओ क्या था, इसकी वैल्यू हमारा था हीट एब्जॉर्प्शन, मैंने लिखा था Cp एयर। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर 4 से 1 वाला देख लो फटाक से, ये आई थिंक इट वाज 3 to 4, हियर इट वाज 4 to 1, ओके हियर यहां पे। तो ये वैल्यू हमें पता चला Cp T1 माइनस T4, ये हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था, तो Cp T1 माइनस T4। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि सर एक हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, एक हीट रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हीट एब्जॉर्प्शन माइनस हीट रिजेक्शन, नेटवर्क क्या होगा? अरे यार नेटवर्क अगर मैं इसको QH बोल दूं, इसको मैं क्या बोल दूं, QH बोल दूं, और इसको बोल दूं QL बोल दूं। ठीक है, तो कहोगे कि जो नेट, ये तो नेट हीट ट्रांसफर हो गया ना, तो आप कहोगे कि सर अच्छा ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, अभी मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा है। अभी देखो T2 बड़ा होगा ना T3 से, तो ये सपोज करो प्लस का 50 आया और ये प्लस का 25 आया, तो दोनों जुड़ेंगे थोड़ा ना, एक हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, एक हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो उसी हिसाब से साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे। अभी मैं केवल मैग्नीट्यूड लेके चल रहा था। ठीक है, तो डब्ल्यू नेट आपको मैंने बताया था कि QH माइनस QL होगा। डब्ल्यू नेट क्या होगा, QH माइनस QL होगा। तो QH क्या होगा, कहोगे सर ये हीट रिजेक्शन वाला, या देखो देखो यहां से देख लो, ऐसे करके था, याद है, ये QH था और ये QL था, और यहां पे W था। W मैंने निकाला था और W इनपुट निकल गया था QH माइनस QL, याद है जब हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा था तभी। तो QH की वैल्यू बता दो, तो कहोगे सर Cp एयर T2 माइनस T3 माइनस Cp एयर, और यहां पे देख लो सर ये T1 माइनस T4 हो जाएगा, T1 माइनस T4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हीट का एब्जॉर्प्शन हो गया और ये हमारा हीट का रिजेक्शन हो गया। क्लियर है? अच्छा ये सर ये वाला एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया बच्चा ये होगा। ठीक है, इसको देखो, इसका अगर मैं एरिया रिप्रेजेंट करना चाहूं, एरिया रिप्रेजेंट करना चाहूं, मैं TS में कर रहा हूं, लेकिन आपको अलग से करना है। देखिए ये और फर्स्ट लाभ, इसका एरिया क्या होगा, कहोगे सर इसका एरिया वर्क होगा, नेटवर्क। इसका एरिया क्या होगा सर, नेट हीट होगा, इसका एरिया नेट हीट होगा, इसका एरिया नेटवर्क होगा। और आपको पता है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट बराबर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क, तो जो हीट निकलेगा वही वर्क निकलेगा। इसको भी आप देख सकते हो, इसमें कोई नहीं। ये देखो ये हीट निकल के आया है, यही हीट निकल के आया है, और वर्क बताओ, सॉरी ये तो वर्क निकल के आया है, हीट बताओ कितना आया, हीट बताओ कितना आया। देखो हीट, नेट हीट, नेट, ठीक है, कितना आया था बताओ, QH माइनस QL, यानी कि Cp एयर, QH कितने से, 2 से 3, तो कहोगे सर T2 माइनस T3 माइनस Cp एयर माइनस Cp एयर, हीट एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा था सर 4 to 1, तो यानी कि T1 माइनस T4। अच्छा ये वैल्यू आ गया। कहोगे सर ये तो अंतर आ रहा है, आप तो कह रहे थे कि टोटल हीट बराबर टोटल वर्क, आप कह रहे थे किसी भी साइकिल में जितना हीट आएगा उतना ही तो वर्क आएगा। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, देखो T2 इस तरफ लेके आओगे, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर
ठीक है, ये जाके इधर जाएगा तो यानी कि T2 माइनस T1 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस T3 कॉमन ले लो तो Cp एयर ये हो जाएगा, तो ये T3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस बाहर लोगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, जो इक्वेशन पीवी डायग्राम से आया वही इक्वेशन टीएस डायग्राम से आया, जो इक्वेशन पीवी डायग्राम से आया वही इक्वेशन टीएस डायग्राम आया। मेरे ख्याल से ये चीज बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा, किस तरह से हीट कैलकुलेशन करना है, किस तरह से वर्क कैलकुलेशन करना है। अब हम देखिए, अब इसके प्रोसेस को कंक्लूड कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहां देखिए प्रोसेस है ना, प्रोसेस हीट कितना हुआ, वर्क कितना हुआ। ठीक है, खटाखट चलते हैं। प्रोसेसर 1 से 2 जाओगे, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, हीट कुछ नहीं, वर्क कितना होगा H2 माइनस H1। ठीक है, तो सर Cp एयर T2 माइनस T1, बहुत बढ़िया, एक कंप्रेसर का वर्क हो गया। प्रोसेस 2 to 3 हीट का ट्रांसफर होगा, यस, क्या होगा Cp एयर इनिशियल माइनस फाइनल, यानी कि T2 माइनस T3, क्योंकि हीट बाहर निकल रहा था। ओके, वर्क कितना होगा सर 0 होगा। ओके, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में हीट ट्रांसफर 0, क्योंकि एडियाबैटिक था ना। ये वाला बताओ, कहोगे सर Cp एयर और 3 से 4 हो रहा था ना, तो इसको लिख लो T3 माइनस T4, इसको लिख लो T3 माइनस T4। ये सब मैंने प्रूफ करके दिखाया। ठीक है, 4 to 1 बताओ सर, 4 to 1 हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, तो कहोगे सर स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल माइनस फाइनल यहां क्यों लिखा हूं, ये सब चीजें क्लियर होना चाहिए आपको। और यहां पे वर्क 0। अब देख लो, चाहे टोटल हीट जोड़ लो या टोटल वर्क जोड़ लो, देखो टोटल हीट जोड़ लो मन करे या टोटल वर्क जोड़ लो, दोनों का आंसर आएगा सेम। समझ पा रहे हैं, दोनों का आंसर सेम आना है। टोटल हीट या टोटल वर्क आप कुछ भी जोड़ लो। ठीक है, अब हमारा बेल कोलेमैन साइकिल का हम लोगों ने पीवी डायग्राम बनाना सीख लिया, टीएस डायग्राम बनाना सीख लिया, हीट ट्रांसफर निकालना सीख लिया, वर्क ट्रांसफर निकालना सीख लिया। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव बचा है बच्चा, वो बचा है सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना। क्यों? अगर कंप्रेसर वर्क पूछेगा तो कहोगे सर ये कंप्रेसर वर्क है, ये क्या है सर, ये कंप्रेसर वर्क है। टरबाइन वर्क पूछेगा तो कहोगे कि देखो सर ये वाला जो है ये टरबाइन का वर्क है। दिस इज नॉट टरबाइन वर्क, वेट ए मिनट हियर। ठीक है, ये तो हीट एब्जॉर्प्शन वाला है ना, तो या हियर आई थिंक दिस 1 2 2 3 दिस इज WT। कहोगे कि नेटवर्क कितना होगा, तो सर बच्चा इसमें से ये वाला घटा देना, ये वाला घटा देना। कहोगे कि सर और क्या तरीका है, इसमें से मतलब देखो कौन सा ज्यादा होगा, ये वाला, इसमें से इसको भी घटा दोगे तो भी हमारा ओके 1 to 2 हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था, हीट ट्रांसफर 0, वर्क हो गया। ठीक है, हीट हो गया, वर्क 0 हो गया, हीट 0 हो गया, वर्क हो गया, बढ़िया है। ओहो here wait this is 1 to 2 कंप्रेशन है ना, यहां पे हीट एक्सचेंजर में हीट ट्रांसफर हुआ था। 3 से 4 हमारा टरबाइन है। ठीक है, सॉरी, तो हियर दिस इज टरबाइन वर्क। तो कंप्रेसर माइनस टरबाइन, ये वर्क इनपुट हो गया, या ये वाला माइनस ये वाला, ये वर्क इनपुट हो गया। मेरे ख्याल से अब हीट वर्क सब चीजें मेरे ख्याल से क्लियर होगा। और माय डियर, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कौन सा है बच्चा, ये है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट।